टॉपिक है आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब हम रिएक्शन के मैकेनिज्म कैसे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू स्पीड। ठीक है, तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं दो टाइप ऑफ रिएक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस। और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं, बातें मत करो, दूसरा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। पहला टाइप जो है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरा टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री मतलब समझ रहे हो, एलिमेंट्स टाइप मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और जनरली जो हम रिएक्शन देखते हैं ना वो एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शंस जो क्या हो जाए एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे हमने बना लिया रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ठीक है, तो ये कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। और इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस रिएक्शन का K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और A की पावर कितनी, यहाँ पर A कितना दिख रहा है 1, तो A की पावर कितनी 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, मतलब अगर कोई रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को देख के हम उस रिएक्शन का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, एक और एलिमेंट्री के रिएक्शन का एग्जांपल देख लो, ए और बी क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं, या फिर हम उसको सिंपलेस्ट रिएक्शन बोलते हैं, जिन रिएक्शन के हम ऑर्डर रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शंस की एग्जांपल अभी तक तो नहीं है, 11th-12th के सिलेबस में तो नहीं है। ठीक है, मतलब हमको कोई भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन नहीं मिलेगा, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरे टाइप के रिएक्शन जो होते हैं इसको हम लिख सकते हैं सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। दूसरे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे रिएक्शन जो मल्टी स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप खत्म होगा तो दूसरा स्टेप शुरू होगा, दूसरा स्टेप खत्म होगा तो तीसरा स्टेप शुरू होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं। अभी ना आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वर्ड समझ के लग रहा होगा ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर मैं लाऊंगी, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजन्स एंड फॉर्म ये वो नहीं। जो बेसिक रिएक्शन हम देखे हैं ना N2O5 वाला, ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्शन में एक ही स्टेप, और वही स्टेप क्या करता है, आपको रेट बता देता है, रिएक्शन का ऑर्डर बता देता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें कई स्टेप होते हैं। ठीक है, कोई स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा, कोई स्टेप क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है जो 3 स्टेप में हो रहा है, जिसमें से 2 कैसे स्टेप है, फास्ट स्टेप है, और तीसरा कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। तो हमको अगर उस केमिकल रिएक्शन की रेट बतानी होगी तो हम कौन से रिएक्शन से बताएंगे, तीसरे स्लो रिएक्शन से बनाएंगे। ठीक है, तीसरे स्लो स्टेप से उस केमिकल रिएक्शन की हम क्या बताएंगे, रेट बताएंगे। बात क्लियर है, हाँ, तीसरे स्लो रिएक्शन से उस केमिकल रिएक्शन की हम रेट बताएंगे। तो इसमें जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल NO2Cl। ठीक है, NO2Cl कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में और Cl2।
ये रिएक्शन देखने में कैसा लग रहा है? सिंपल सा रिएक्शन ही लग रहा है, एक रिएक्टेंट है डिकम्पोज हो रहा है NO2 और Cl2 में, ठीक है। बट एक्चुअली में जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो ये सिंपल रिएक्शन नहीं होता है या एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता है। ये कैसा रिएक्शन होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा? एक, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो एक Na2Cl, एक Na2Cl क्या होगा? डिकम्पोज होगा किस किस में? NO2 में और Cl में। एक ही Cl था तो NO2 और Cl में डिकम्पोज हुआ। अब ये दूसरा NOCl यूज नहीं हुआ है ना, तो ये दूसरा NO2, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड, दूसरा NO2Cl और प्लस ये वाला Cl क्या होगा? डिकम्पोज होगा NO2 में और Cl2 में, ठीक है। जो रिएक्शन आपको अभी तक सिंपल लग रहे थे, जब हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस देखते हैं कि वो रिएक्शन एक्चुअली में कैसे हो रहा है, तो वो रिएक्शन कैसे में हो रहा है? मल्टी स्टेप में हो रहा है। फिलहाल ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल ऑफ NO2Cl क्या करता है? डिकम्पोज करता है NO2 और Cl में, ठीक है। अब ये Cl बचा हुआ Cl, क्योंकि ना वो एलिमेंट के फॉर्म में ना वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो उस Cl को स्टेबल होने के लिए फिर से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ Na2Cl इसी Cl के साथ अटैच होकर फिर से NO2 और Cl2 बना देता है। रिएक्टेंट हमने यूज़ कर लिए, इन दोनों रिएक्शन को वापस ऐड करोगे तो आपका ये फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम ना तीनों स्टेप की रेट बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर कितनी? 2, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो अगर ये कोई हमारा कैसा रिएक्शन होता? एलिमेंट्री रिएक्शन होता, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होता? 2 होता। अभी हमने बार बार बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हम उसको थ्योरी वाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर थ्योरी वाइज निकाल सकते हैं तो ये 2 जो होता वो करेक्ट होता, लेकिन अभी ये स्टेप इसका कंप्लीट स्टेप नहीं है। एक्चुअली में रिएक्शन 2 पोर्शन में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला पोर्शन है, ये जो स्टेप फर्स्ट है, ये कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है, और जो स्टेप सेकंड है वो कैसे हो रहा है? स्लो हो रहा है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट जो है वो फास्ट हो रहा है और स्टेप सेकंड जो हो रहा है स्लो हो रहा है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट का रेट लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टेप फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2Cl, पावर कितनी? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। ये जो मैं लिख रही हूँ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितनी वैल्यू होती है उसी को हम पावर में लगा देते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा वाला रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K, यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्टेंट है Na2Cl एंड Cl। 3 स्टेप में हमने देखा, पहला हमारा कंप्लीट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा हमारा फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और तीसरा हमारा स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि जो कंप्लीट रिएक्शन है ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब कंप्लीटली ये सेम मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, पूरा रिएक्शन जो है सेम मैकेनिज्म नहीं कर रहा है, तो ये वाला स्टेप जो है वो हमको रेट नहीं बता पाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टेप है, ठीक है। अब कौन बता पाएगा? फास्ट की स्लो? तो हमको रेट कौन बता पाता है? स्लो स्टेप जो होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये सेकेंड स्टेप जो है हमको रेट बता पाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो, तो हमने लिखा NO2Cl, पावर कितनी? 1, Cl की पावर 1, तो कितनी हो गई? पावर 2। क्या ये वाला Cl इस रिएक्टेंट पे आपको अलग से कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये Cl रिएक्टेंट नहीं है। एक्चुअली रिएक्शन में ये Cl रिएक्टेंट नहीं है। जो रिएक्शन के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। और अगर किसी स्लोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट आ जाता है तो उसको हम रेट में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो
ओरिजिनल रिएक्शन तो यही है ना, ये तो इसकी मैकेनिज्म है। ओरिजिनल रिएक्शन में Cl नहीं था रिएक्टेंट, तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि वो रेट डिटरमाइन करते हुए रिएक्टेंट रहा होगा। जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं कौन से स्टेप में, सबसे स्लो वाले स्टेप में, वो इंटरमीडिएट्स को हम हटा देते हैं। तो इस Cl को हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो बीच में ही बना फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, ROR KNO2Cl। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में हमारे रिएक्टेंट में से एक NO2Cl था। यही हमारा क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा। अब अगर हम Na2Cl का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, 1 गुना बढ़ेगी, 1 टाइम्स बढ़ेगी। कोई कंफ्यूजन इसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाता है और जितना भी हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है और उसी से हम डायरेक्टली ऑर्डर निकाल लेते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, और उसमें से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, लेकिन स्लोवेस्ट स्टेप में अगर कोई इंटरमीडिएट आ जा रहा है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो हमारे पूरे वाले रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं था, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ उन पार्टिकल्स या उन मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे जो पूरे वाले रिएक्शन में है। तो वही हमको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत सिंपल है, इससे कोई वैसे खास क्वेश्चन आते नहीं है, बस थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक है तो जान लो। ठीक है, और भी एक भी एग्जाम्पल देखना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 3 स्टेप वाले। हाँ, एक बार ऐसे नोट कर लो, फिर मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के।
हो गया, इस साइड वाला हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, एक और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। H2O2, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वैसे में, H2O प्लस हाफ O2, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट क्या होगा, अच्छा सिमिलर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको ये देख के जो रेट आ रहा है वही रेट फाइनली आ गया, ऑर्डर फाइनली आ गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टेप जो होता है स्टेप 1, वो कैसा स्टेप होता है, स्लो होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है स्टेप 2, वो होता है फास्ट। ठीक है, स्लो स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले H2O2 डिकम्पोज होता है, किसमें, H2O में और O में। ठीक है, फिर यही जो O है हाफ O, सेकेंड स्टेप में 2 हाफ O मिल जाते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, हाफ O2। ओके, 2 हाफ O मिलके क्या बना लेते हैं, हाफ O2। यहाँ तक बात क्लियर। ये हमारा कैसा स्टेप, स्लो स्टेप, ये कैसा स्टेप, फास्ट स्टेप। तो हमको अगर रिएक्शन की रेट बतानी है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। पावर कितनी, एक ही है तो एक ही, H2O2 हमारे रिएक्शन में दिख रहा है, दिख रहा है, तो छोड़ो, H2O2 हमारे रिएक्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो H2O2 जो है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर रिएक्शन में नहीं होता, बीच में कहीं बना होता तो H2O2 हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये H2O2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। बात क्लियर। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाय द वे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन रिएक्शन के लिए ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, जब हम ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना, बहुत बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल। ओके, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो स्लो स्टेप है, आपको कोई रिएक्शन दे सकता है 3-4 स्टेप बना के, जो स्लो रिएक्शन है वो स्टेप कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बाकी फास्ट रिएक्शंस नहीं। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें, हाँ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, हाँ किसी को, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ओके। एक रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं उसकी, यही लिख लेते हैं, ये वाला रिएक्शन। H2O2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, H2O प्लस हाफ O2। दूसरा रिएक्शन लिखेंगे
2HI कन्वर्ट किस में हो रहा है, H2 + I2 में। ठीक है, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 1। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 1 मॉलिक्युलरिटी मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्युलर। कैसा रिएक्शन है ये, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2। तो ये कैसा मॉलिक्युलर रिएक्शन हो गया, बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन, बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 इसके और 1 इसके, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। होप सो आप लोगों को बात क्लियर हो गई हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर, ओके। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ रिएक्टेंट, उसी को क्या हम बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, इन केमिकल रिएक्शंस numbers of molecules, और क्या हो सकते हैं हमारे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, molecules and atoms which participate, the numbers of molecules and an atom of reactant, लिख लो, of reactant which participate in reaction is called as known as molecularity of reaction, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, चाहे वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं जब कोई आयनिक रिएक्शन करवाएंगे तो, और वो एटम्स भी हो सकते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, एटम या फिर जितने मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स के, उसी को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। किसी रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर जनरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हम रिएक्शन देख के बता रहे हैं कि उसकी मॉलिक्युलरिटी कैसी है। ठीक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो वो आप कर सकते हो ना कि वो कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। मतलब कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हमारे सामने रिएक्शन है तो हम उसकी मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, जबकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया लेकिन रिएक्शन देख के हम उसकी मॉलिक्युलर ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरा डिफरेंस भी क्या हो जाएगा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है। क्या किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी ज़ीरो हो सकती है? क्या ज़ीरो रिएक्टेंट लेके हम कोई रिएक्शन करा सकते हैं? नहीं करा सकते ना। क्या कोई रिएक्शन हम पोर्शन में लेके करवाते हैं? तो नहीं करवाते हैं।
क्या हम कोई रिएक्शन निगेटिव में लेके कराते हैं? तो नहीं कराते हैं। तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या हो सकती है? मॉलिक्युलरिटी हमेशा इंटीजर होती है। इंटीजर मतलब फुल नंबर, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी कितनी कितनी हो सकती है? 1, 2 एंड 3 हो सकती है। किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 4 हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर किसी रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल्स हमको रिएक्टेंट के दिख रहे हैं, तो मतलब वो कैसा रिएक्शन है? एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसकी मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं हो सकती। तो मॉलिक्युलरिटी शुड बी 1, 2 एंड 3, फिक्स नंबर। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होती। ना किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज 3। इतने पॉइंट्स बहुत है। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना मॉलिक्युलरिटी के लिए। एग्जाम्पल भी नोट कर लेना मॉलिक्युलरिटी। ओके, 2 टॉपिक्स हैं, हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक बार दोबारा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो पहले क्या पढ़े? फैक्टर पढ़े, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑर्डर में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स पहले पढ़ लेते हैं आज, और ऑर्डर हम कल पढ़ लेंगे ताकि हम क्वेश्चंस भी लगा लें, ठीक है। इसको नोट कर लो, उसके बाद अगली हेडिंग डाल लो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। अगली हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। एग्जाम्पल नोट कर लिया मॉलिक्युलरिटी वाले? कुछ कंफ्यूजन है? हाँ विशाल, क्या बात कर रहे हो? कुछ कंफ्यूजन है किसी को? अगला टॉपिक, ठीक है। आज का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा, कल हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स affecting rate of reaction, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और पहला इसमें है छोटी सी सब हेडिंग, छोटी सी सब हेडिंग है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। पहली छोटी सी सब हेडिंग है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब हमको एक केमिकल रिएक्शन कराना है, ठीक है। 3 अलग अलग स्टेट में कराते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कॉन्सेप्ट क्या है केमिकल रिएक्शन का, कि जब 2 अलग अलग रिएक्टेंट, अगर वो कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो जब 2 अलग अलग रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कैसे कैसे रिएक्टेंट है, सॉलिड रिएक्टेंट है, लिक्विड रिएक्टेंट है और गैसियस रिएक्टेंट है।
सबसे ज़्यादा टक्कर कौन करेगा? हाँ, गैस करेंगे ना, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में तो पहले से ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा टक्कर कौन करेंगे? गैस करेंगे। उसके बाद कौन करेंगे? गैस के बाद लिक्विड। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना कम, और अट्रैक्शन फोर्स कम तो मॉलिक्यूल दूर दूर उड़ेंगे, और दूर दूर उड़ेंगे तो ज़्यादा टक्कर करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा टक्कर करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली थोड़े से कम, और सॉलिड के मॉलिक्यूल उससे कम। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर गैस ले लूँ, वाटर वेपर, या वाटर लिक्विड ले लूँ और वाटर सॉलिड ले लूँ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन मेरा पॉसिबल चांस किस में होगा? वाटर वेपर में। वाटर वेपर का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होंगे, जबकि वाटर लिक्विड का और वाटर आइस का कंपैरेटिवली सबसे थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न? अगर कोई सब्सटेंस कैसा है, उसका फिजिकल स्टेट गैसियस है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। लिक्विड है तो उससे कम, और सॉलिड है तो सबसे कम। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूज़न? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी गैसेस की, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा गैस का, देन लिक्विड का, देन सॉलिड का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ रिएक्टेंट, और ये सिर्फ सॉलिड के लिए। ठीक है, साइज ऑफ रिएक्टेंट फॉर सॉलिड। हाँ, साइज ऑफ रिएक्टेंट फॉर सॉलिड। पहला पॉइंट किसी को कोई कंफ्यूजन? ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब मेरे हाथ में ना ये चौक लगा हुआ है, कौन से स्टेट में है ये? पाउडर्ड स्टेट में। ये चौक कौन से स्टेट में है? क्रिस्टलाइन स्टेट में। ठीक है, अब मुझे इन दोनों चौक को पानी में घोलना है। कौन सा पहले पानी में घुलेगा? पाउडर्ड वाला कि क्रिस्टलाइन वाला? पाउडर्ड वाला। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सॉलिड का साइज कम करते जाएंगे, ठीक है, सॉलिड का साइज हम छोटा करते जाएंगे, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। दूसरा रीज़न भी है रिएक्टिविटी इंक्रीज करने की, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऊपर वाला एरिया, जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा, सरफेस एरिया कम, रिएक्टिविटी कम। ठीक है, तो अगर कोई सॉलिड पाउडर्ड फॉर्म में है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और क्रिस्टलाइन फॉर्म की रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब आप क्या कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कम, साइज जितनी कम रेट ऑफ रिएक्शन उतने ज़्यादा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी? पाउडर्ड सॉलिड की। पाउडर्ड सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और साइज कम होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, थर्ड हेडिंग जो होगी इसमें होगी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, थर्ड हेडिंग है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आप इसको केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। CH4 प्लस O2, ये क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दो कि ऐसे चलेगा? समझ जाओगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना हो तो भी बता दो। दूसरा है NO प्लस O2, ये बनाएगा NO2। NO प्लस O2 बनाएगा NO2। ठीक है, ये मैंने दो रिएक्शन लिखे हैं, CH4 और NO। ठीक है,
मैं टाइम दूंगी लिखने का, पहले मेरे टॉप पॉइंट्स खत्म हो जाने दो, ठीक है, सुन लो सारे पॉइंट्स, मैं लिखने का टाइम दूंगी। ओके, तो हमको बताना है कि कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। दोनों कैसे रिएक्शन है, बेसिकली दोनों में ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, दोनों एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। ऊपर वाले को फिलहाल हम कंबंशन भी कहते हैं, कंबंशन मतलब जलाना, लेकिन अभी यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है, ये हमको बताना है। O2 दोनों में है तो इसके नेचर को डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं। डिस्कस हम किसके करेंगे, NO के नेचर को और CH4 के नेचर को, ठीक है। CH4 में CH के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, जबकि NO में कैसा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और दो पाई। वीक बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एल्केन्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं ना, क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जबकि इसमें क्या है, दो पाई बॉन्ड्स हैं जो कैसे बॉन्ड्स हैं, वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये जो NO2 है इसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो गया, और कोई बॉन्ड अगर वीक है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्शन कैसे होंगे, कंपैरेटिवली इससे के क्या होंगे, फास्टर होंगे, और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली इसके क्या होगा, स्लोअर होगा। बात क्लियर। अगर किसी में सिग्मा बॉन्ड है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम। अब बताओ, किसी में सिग्मा बॉन्ड है और किसी में आयनिक बॉन्ड है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, सिग्मा की कि आयनिक की, सिग्मा की, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर किसी में सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे में सिग्मा और हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड है तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। फोर्थ फैक्टर जो है वो हमारा है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ बहुत इजी केस है कि अगर प्रोसेस और रिएक्शन कैसा हो, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, अगर प्रोसेस कैसा हो, इंडोथर्मिक हो, हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। बात क्लियर है। कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, और प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से पहले से ही हीट निकल रही है, तो अगर आप हीट इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। टेम्परेचर में कोई कंफ्यूजन नहीं, टेम्परेचर का सेम कॉन्सेप्ट हमेशा चलता है मोस्ट ऑफ केस में। फिफ्थ नंबर पर जो है वो है प्रेशर, फिफ्थ नंबर पर प्रेशर है, ठीक है। एक और है कंसंट्रेशन और प्रेशर, ये पहले 4 लिख लो फिर हम प्रेशर और कंसंट्रेशन करते हैं, या 4 नहीं, ये दोनों लिख लो, बस वो दोनों, ये दोनों लिख लो, मैं मिटा दूँ, फिर प्रेशर। और इन दोनों में किसी को कुछ कंफ्यूजन, ये दोनों लिख लो फिर 2 और कर लेते हैं। ABC के बाद 4 नंबर डाल दिया मैंने, D है, ABCD। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को, वो केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट ही है। बाय द वे आपके बाद जो न्यू NCERT आएगी अगले साल से, उसमें पीरियोडिक टेबल्स नहीं है, मतलब अभी ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम से जो NCERT आएगी उसमें पीरियोडिक टेबल नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है, बट नीट और JEE में पीरियोडिक टेबल फिर भी पूछेगा।
तो ये अच्छी बात नहीं है बहुत। ये वाला पोर्शन हो गया ए बी। अगला मैं इस साइड का पोर्शन इरेज कर दी। सिक्स नंबर पर है हमारा प्रेशर, नहीं सॉरी 5 नंबर पे ई पर प्रेशर। ओके, बताओ प्रेशर का इफेक्ट क्या सॉलिड सब्सटेंस पर होता है? नहीं होता है। लिक्विड सब्सटेंस पर होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पहले से ही पास में, कितना भी प्रेशर लगाऊंगी इसके मॉलिक्यूल्स और पास में नहीं आएंगे। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कंप्लीटली पास में ही होते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर लगाने पर भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, तो अगर हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं, कम जगह में ज़्यादा मूवमेंट, और ज़्यादा मूवमेंट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी गैस का प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सॉलिड लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ गैस पर। गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, और गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। प्रेशर में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो 6 नंबर पर होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हमने शुरुआत से ही कॉन्सेंट्रेशन 2-3 बार कर लिया है। अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। कौन से रिएक्शन में? इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते, सिर्फ रिएक्टेंट की बात करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर लिखा कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट है तो ऐसा, और प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स अपोजिट है। ये हमारे 6 फैक्टर: नेचर, फिजिकल स्टेट, साइज, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा सॉलिड और लिक्विड से। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है बट पाउडर्ड स्टेट में है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर कोई रिएक्टेंट है जिसके बॉन्ड्स कैसे स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, और बॉन्ड्स अगर वीक हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ये 6 फैक्टर है। बोर्ड में आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस, या फिर कभी कभी